कृपया ध्यान दें, इस ऑडियो समरी को सुनने के लिए आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। द पावर ऑफ हैबिट। ये पुस्तक आपको आदतों की शक्ति और उनके प्रभाव के बारे में बताती है। पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हमारी आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं और कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। लेखक चार्ल्स डुहिग ने आदतों के विज्ञान को समझाते हुए यह बताया है कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े परिणाम दे सकती हैं। क्यों पढ़नी चाहिए? यह पुस्तक इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि यह हमें सिखाती है कि आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन और समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि आप अपनी आदतों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी। ध्यान दें, यह आदतों के उपचार पुस्तक का पार्ट 1 है। इस पार्ट को देखने और सुनने से पहले यह जरूरी है कि आप इससे पहला पार्ट आदतों के उपचार को देख लें, क्योंकि इसमें आदतों के मूल सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। विषय आदतों का फंडा। आदतों का फंडा इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे आदतें हमारे जीवन में जड़ें जमाती हैं और हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। ये भाग आदतों के निर्माण और उनके परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक रूप में समझाता है। पुस्तक में दिए गए उदाहरणों और शोध के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं और कैसे आप अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदल सकते हैं। तो आइए, आज का विषय आदतों का फंदा अब हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों से विनती है कि आप अपने हेडफोन्स जरूर लगा लें। भाग 1, आदतों का फंदा। आदतें कैसे विकसित होती हैं। एक सन 1993 की शरद ऋतु में अमेरिका के सैन डियागो शहर की एक प्रयोगशाला में एक व्यक्ति किसी से भेंट करने पहुंचा। ये वही व्यक्ति है जो आदतों के बारे में हमारी समझ को बदलने वाला था। वह नीले रंग की कमीज पहना हुआ 6 फुट लंबा बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके सफेद बाल इतने घने थे कि किसी महाविद्यालय के 50वें पुनर्मिलन समारोह में सबके मन में ईर्ष्या पैदा कर दे। गठिया की समस्या के कारण वह जरा लंगड़ाता था। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वह उस प्रयोगशाला के हॉल में धीमी गति से चल रहा था, मानो उसे पता न हो कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। यूजीन पॉली उर्फ ईपी, डॉक्टरी संसार में उसे इसी नाम से जाना गया, लॉस एंजल्स शहर के समुद्र तट पर बसे प्लाया डेल रे के अपने घर पर था। रात का भोजन बनाते समय उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनका बेटा माइकल उनसे मिलने आ रहा है। कौन माइकल? यूजिन ने प्रश्न किया। तुम्हारा बेटा, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी पत्नी बेवरली ने हैरान होकर कहा। पर इसके बावजूद यूजीन ने भावशून्य दृष्टि से एक बार फिर वही सवाल किया, माइकल कौन है? इसके अगले ही दिन यूजीन के पेट में ऐंठन पड़ी और वह दर्द से छटपटाने लगा। उसे उलटियां भी होने लगीं। अगले 24 घंटों में ही वह इतना कमजोर हो गया कि बेवरली घबराकर उसे अस्पताल ले गई। उस समय यूजीन को 105 डिग्री बुखार था और अस्पताल में उसका बिस्तर पसीने से लथपथ हो गया था। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह इतना आक्रामक हो चुका था कि जब भी कोई नर्स उसके हाथ में सलाइन लगाने आती तो वह उसे धक्का देकर चिल्लाने लग जाता। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर शांत किया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसकी कमर से रीढ़ के जोड़ में एक लंबी सुई डालकर उसके मस्तिष्क मेरुद्रव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कुछ बूंदें हासिल की ताकि उसकी जांच की जा सके। मस्तिष्क मेरुद्रव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते समय ही डॉक्टरों को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल मस्तिष्क और रीढ़ की नसों के आसपास फैला यह द्रव संक्रमण एवं क्षति से बचाने का काम करता है। एक स्वस्थ इंसान में यह द्रव बिल्कुल साफ होता है और सुई में रेशम सा बहता हुआ आता है। लेकिन यूजीन के मेरुदंड से प्राप्त नमूना मटमैला था और सुई में धीरे धीरे ऐसे टपक रहा था मानो बालू के सूक्ष्म कणों से भरा हो। जांच के परिणाम आने पर यूजीन के डॉक्टरों को उसकी बीमारी का कारण पता चला। यूजीन को मस्तिष्क ज्वर था। उसे यह बीमारी अपेक्षाकृत कम खतरनाक माने जाने वाले एक वायरस की चपेट में आने से हुई थी, जो मुंह के छाले, बुखार के छाले और त्वचा में संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा करता है। लेकिन कुछ दुर्लभ
परिस्थितियों में ये वायरस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, जिससे उस इंसान के विचारों और सपनों से संबंधित कोमल हिस्से को नष्ट कर देता है, जिसे कई लोग आत्मा का निवास स्थान भी मानते हैं। इससे गहरी क्षति पहुंचती है। यूजीन के डॉक्टरों ने बेवरली को बताया कि यूजीन के दिमाग को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए वे यूजीन को एंटीवायरस की एक बड़ी खुराक दे सकते हैं। ये एंटीवायरस देने के बाद यूजीन कोमा में चला गया और 10 दिनों तक मौत से जूझता रहा। लेकिन धीरे धीरे दवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसका मस्तिष्क ज्वर ठीक लेकिन हो गया। वह कोमा से बाहर भी आ गया। हालांकि यूजीन का जीवन तो बच गया, वह बहुत कमजोर हो गया था। उसे कुछ निगलने में भी तकलीफ हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी वह एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। कभी कभी तो वह अचानक ऐसे खौफने लगता मानो कुछ क्षणों के लिए सांस लेना ही भूल गया हो। कुछ ही दिनों में यूजीन का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। डॉक्टरों ने एक बार फिर उसकी जांच की। इस जांच के परिणाम देखकर डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि यूजीन का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और शरीर का एक बड़ा हिस्सा वायरस के आक्रमण से सुरक्षित थे। वह अपने अंगों का उपयोग सहजता से कर सकता था और आवाज और रोशनी आदि के प्रति सही प्रतिक्रिया दे रहा था। हालांकि उसके मस्तिष्क की जांच के परिणाम चिंताजनक थे। स्कैनिंग रिपोर्ट में डॉक्टरों को उसके मस्तिष्क के बीचों बीच एक धब्बा नजर आया। दरअसल इंसान की रीढ़ और खोपड़ी, क्रेनियम जिस बिंदु पर मिलते हैं, यूजीन के शरीर के उस हिस्से के तंतुओं को वायरस ने नष्ट कर दिया था। हो सकता है कि यूजीन पहले जैसा न रहे। एक डॉक्टर ने उसकी पत्नी बेवरली को सावधान किया, और यह भी संभव है कि तुम अपने पति को खो दो। यूजीन को अस्पताल के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। पहला सप्ताह समाप्त होने तक वह खाने पीने लगा। अगले सप्ताह वह सामान्य रूप से बातें भी करने लगा और खाने में नमक व जेली से बना मीठा पदार्थ वगैरह मांगने लगा। इसके साथ ही वह टीवी के चैनल बदल बदल कर नीरस धारावाहिकों के बारे में शिकायतें भी करने लगा। 5 सप्ताह बाद यूजीन को अस्पताल से छुट्टी देकर पुनर्वास केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया। उस वक्त यूजीन आराम से चलने फिरने लगा था और साथ ही नर्सों को बिन मांगी सलाह भी देने लगा था, जैसे सप्ताह के अंत की छुट्टी बिताने के लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए आदि। मैंने पहली बार इस बीमारी से ग्रस्त किसी मरीज को स्वस्थ होते हुए देखा है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं बंधाना चाहता, लेकिन यह वाकई अद्भुत है, यूजीन के डॉक्टर ने बेवरली से कहा। लेकिन बेवरली की चिंता खत्म नहीं हुई। यह बात पुनर्वास केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही स्पष्ट हो गई थी कि इस बीमारी से यूजीन के अंदर कुछ असामान्य बदलाव आ गए हैं। जैसे यूजीन सप्ताह के दिन भूल जाता था। बार बार बताने के बावजूद भी वह अपने डॉक्टरों और नर्सों के नाम याद नहीं रख पाता था। एक दिन जब डॉक्टर यूजीन के हालचाल पूछने के बाद उसके कमरे से बाहर निकल गया, तो यूजीन ने अपनी पत्नी बेवरली से पूछा, ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? घर वापस लौटने के बाद भी यूजीन में कई बदलाव नजर आए। उसे अपने मित्र याद नहीं थे। लोगों से बात करते करते वह अचानक सब भूल जाता था। कई बार सुबह सुबह नींद खुलते ही वह सीधे रसोई में चला जाता और अपने लिए अंडे और बेकन पकाकर खा लेता। फिर अपने कमरे में लौटकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। फिर 40 मिनट बाद ही वह दोबारा यह सब दोहराता। उठकर अपने लिए अंडे और बेकन पकाता, उसे खाकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। कुछ ही देर बाद एक बार फिर वह यही सब दोहराता। उसके इस अजीब व्यवहार से घबराकर बेवरली ने तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क किया। इन विशेषज्ञों में सैन डियागो की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता भी शामिल थे। वे उन दिनों याददाश्त खोने के कारणों पर शोध कर रहे थे। एक दिन यूजीन और बेवरली विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। वे एक दूसरे का हाथ थामे मुख्य हॉल को पार करते हुए आगे बढ़े। उन्हें एक परीक्षण कक्ष में बैठने के लिए कहा गया। यूजीन वहां बैठी एक युवती से बातें करने लगा जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। यूजीन ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी जवानी के दिनों में इस मशीन का आकार इस कमरे से भी बड़ा होता था और इसे रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की जरूरत पड़ती थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई साल काम किया है और अब इस मशीन को इतने छोटे आकार में देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। वह युवती यूजीन की बात पर ध्यान दिए बगैर कंप्यूटर पर काम करती रही। अचानक यूजीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
ये सारे प्रिंटेड सर्किट्स, डायोड्स और ट्रायोड्स कितने अद्भुत हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सक्रिय था, उस समय इन्हें रखने के लिए भी 6-6 फुट के कई रैकों की जरूरत पड़ती थी। तभी एक वैज्ञानिक ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपना परिचय दिया और यूजीन से उसकी उम्र पूछी। मेरी उम्र 59 या 60 होगी शायद, यूजीन ने उत्तर दिया, जबकि असल में उसकी उम्र 71 साल थी। वह वैज्ञानिक कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। यूजीन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, यह सचमुच अद्भुत है। जानते हो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तब इस मशीन को 6-6 फुट के कई रैकों पर रखा जाता था। ये वैज्ञानिक थे 52 वर्षीय लैरी स्क्वायर। वे पेशे से एक प्रोफेसर थे जो पिछले 3 दशकों से याददाश्त से संबंधित तंतुओं की रचना, न्यूरो एनाटॉमी का अध्ययन कर रहे थे। उनका अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि इंसान के मस्तिष्क में घटनाओं का भंडार कैसे होता है। वे इसके विशेषज्ञ थे। यूजीन की इस बीमारी के कारण जल्द ही लैरी स्क्वायर और सैकड़ों अन्य शोधकर्ताओं के सामने एक बिल्कुल नए संसार के द्वार खुलने वाले थे। अभी तक आदतों के बारे में हमारी जो भी जानकारी या समझ थी, वह इन्हीं शोधकर्ताओं के अनेकों अध्ययनों से बनी थी। स्क्वायर के प्रयोगों से सामने आया कि जो इंसान अपनी उम्र और ऐसी ही अनेक सामान्य बातें तक याद नहीं रख पाता, उसके अंदर भी आश्चर्यजनक रूप से जटिल आदतें विकसित होती रहती हैं। फिर आपको एहसास होता है कि हर इंसान रोजमर्रा का जीवन बिताने के लिए समान तंत्रिका प्रक्रियाओं पर ही निर्भर होता है। स्क्वायर और अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययनों से अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझने में काफी सहायता मिली। इस कार्यप्रणाली का प्रभाव हमारे रोजमर्रा के ऐसे अनगिनत चुनावों पर पड़ता है जो हमें तार्किक तो लगते हैं, पर वास्तव में हमारी उन तीव्र इच्छाओं से प्रभावित होते हैं जिनसे हम करीब करीब अनजान होते हैं। स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उसके दिमाग के स्कैन्स का अध्ययन किया था। इन स्कैन्स से स्पष्ट हुआ कि वायरस का सारा प्रभाव यूजीन के दिमाग के मध्य भाग में 5 सेंटीमीटर के एक सीमित क्षेत्र में हुआ है। इस वायरस ने उसके दिमाग के मध्यवर्ती हिस्से, मीडियल टेम्पोरल लोब को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि तंतुओं का यह छोटा सा संघ सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव टास्क्स जैसे अतीत याद रखना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना आदि करता है। पर स्क्वायर यूजीन के दिमाग पर हुए इस विनाशकारी प्रभाव से चकित नहीं थे। वे जानते थे कि इस प्रकार का वायरस तंतुओं को अत्यंत क्रूर और सुनिश्चित तरीके से नष्ट करता है। स्क्वायर को बस एक ही बात से हैरानी थी कि एक अन्य व्यक्ति के स्कैन्स यूजीन के स्कैन से हूबहू मिलते थे। हेनरी मोलोयजन एचएम का उदाहरण 30 वर्ष पहले जब स्क्वायर एमआईटी से पीएचडी कर रहे थे, तब उन्होंने एक समूह के साथ मिलकर डॉक्टरी इतिहास के सबसे मशहूर मरीज एचएम का अध्ययन किया था। एचएम का असली नाम हेनरी मोलोयजन था। जब एचएम 7 साल का था तो साइकिल से गिरने के कारण उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। इसके कुछ ही समय बाद उसे दौरे पड़ने लगे जिससे वह बेहोश हो जाता था। 16 साल की उम्र में उसे इतना गंभीर दौरा आया कि इसका असर उसके पूरे दिमाग पर हुआ। इसके बाद वह दिन में 10 से भी ज्यादा बार बेहोश होने लगा। 27 वर्ष का होने तक एचएम पूरी तरह हताश हो चुका था। दौरों को कम करने की दवा का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वह होशियार तो था, लेकिन अपनी स्थिति के कारण किसी भी नौकरी पर टिक नहीं पाता था। वह अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहता था। एचएम एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर की मदद ली जिसके अंदर नए प्रयोग करने की गहरी जिज्ञासा थी और वह इलाज में गलती करने से डरता नहीं था। तब तक विभिन्न अध्ययनों से यह पता लग चुका था कि दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस का संबंध दौरे पड़ने से होता है। जब डॉक्टर ने एचएम के दिमाग का ऑपरेशन कर उसके दिमाग के सामने के हिस्से को उठाकर एक छोटी नली द्वारा हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास फैले तंतुओं को बाहर खींचने का प्रस्ताव दिया तो एचएम तुरंत सहमत हो गया। 1953 में एचएम का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वह जैसे जैसे स्वस्थ होता गया, उसके दौरे भी कम होते गए, लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि एचएम का दिमाग मौलिक रूप से परिवर्तित हो चुका था। एचएम अपना नाम जानता था और उसे यह भी याद था कि उसकी मां आयरलैंड से थी। उसे 1929 में शेयर मार्केट का ध्वस्त होना और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के नॉर्मंडी पर हुआ आक्रमण भी याद था।
लेकिन वह इसके बाद के लगभग 1 दशक की सारी यादें, अनुभव, संघर्ष, सब कुछ भूल चुका था। जब एचईएम की याददाश्त की जांच करने के लिए एक डॉक्टर ने उसे अंकों की एक सूची और ताश खेलकर दिखाया, तो उसे समझ में आ गया कि अब एचईएम किसी भी नई जानकारी को 20 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख सकता। एचईएम के ऑपरेशन से लेकर सन 2008 में उसकी मृत्यु तक उसके लिए हर मनुष्य, हर गीत, हर कमरा, हर चीज पूरी तरह एक नया अनुभव था। उसका दिमाग समय के किसी एक बिंदु पर अटक गया था। वह हर दिन इस बात पर आश्चर्य करता था कि काले रंग के छोटे से आयताकार डिब्बे, जिसे रिमोट कहते हैं, उसकी मदद से T.V के चैनल बदले जा सकते हैं। दिन में दर्जनों बार वह डॉक्टरों और नर्सों को अपना परिचय देता था। स्क्वायर बताते हैं कि एचईएम के दिमाग का अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिमाग के अध्ययन में याददाश्त एक ठोस और रोमांचक मार्ग है। मैं अमेरिका के ओहियो में पला बढ़ा हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली कक्षा में था और हमारी टीचर हम सबको मोम की रंग बिरंगी पेंसिल, क्रेयॉन्स बांट रही थी। मुझे जितने भी रंगों की पेंसिल मिली, मैंने उन्हें कागज पर एक साथ एक जगह घिसकर यह जानने की कोशिश की कि इससे काला रंग बनेगा या नहीं। मुझे यह घटना तो अच्छी तरह याद है, लेकिन अपनी उस अध्यापिका का चेहरा क्यों याद नहीं है? मेरे दिमाग ने उस एक याद को अन्य घटनाओं से अधिक महत्व क्यों दिया? स्क्वायर यह देखकर अचंभित थे कि यूजीन के स्कैन्स एचएम से कितने मिलते जुलते हैं। दोनों के ही दिमाग के मध्यम भाग में अखरोट के आकार का धब्बा था। एचएम की ही तरह यूजीन की भी याददाश्त जा चुकी थी। एचएम और यूजीन में अंतर। इसके बाद जब स्क्वायर ने यूजीन के कुछ और परीक्षण किए तो पता चला कि एचएम और यूजीन में गहरा अंतर है। जैसे कि एचएम से मिलते ही पता चल जाता था कि वह अस्वस्थ है, जबकि यूजीन सामान्य बातचीत करने से लेकर कई अन्य कार्यों तक सब कुछ इतने आराम से कर लेता था कि आम तौर पर उसे देखकर उसकी असली स्थिति का पता नहीं लगता था। को इतना कमजोर बना दिया था कि इसके बाद उसे आजीवन अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी ओर यूजीन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। एचएम किसी एक विषय पर लंबे समय तक बातचीत नहीं कर सकता था, जबकि यूजीन हर बातचीत को चतुराई से उपग्रहों या फिर मौसम जैसे विषयों की ओर ले जाता था, क्योंकि इनके बारे में वह स्वयं लंबे समय तक बात कर सकता था। चूंकि वह एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी में टेक्नीशियन था, इसलिए उसके लिए इन विषयों पर बात करना आसान था। यूजीन का परीक्षण की शुरुआत में स्क्वायर ने यूजीन से उसकी किशोरावस्था के बारे में पूछा। यूजीन ने मध्य कैलिफोर्निया के एक शहर के बारे में बताया जहां वह पला बढ़ा। साथ ही उसने मर्चेंट मरीन्स के अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए ऑस्ट्रेलिया की एक यात्रा के बारे में भी बताया। उसे अपने जीवन की 1960 से पहले की लगभग सारी घटनाएं याद थीं। इससे आगे के दशकों के बारे में पूछने पर यूजीन ने विनम्रता से विषय बदलते हुए कहा कि कुछ कारणों से मुझे हाल ही की घटनाओं को याद करने में कठिनाई हो रही है। यूजीन की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने पर स्क्वायर ने पाया कि पिछले 3 दशकों के बारे में कुछ भी याद न होने के बावजूद यूजीन की बुद्धि प्रखर है। यहाँ तक कि यूजीन में जवानी के समय की सारी आदतें अब भी बरकरार थीं। इसीलिए जब कभी स्क्वायर यूजीन को पानी का गिलास देते या कोई विशेष जवाब विस्तार से देने के लिए यूजीन की प्रशंसा करते, तो यूजीन उन्हें धन्यवाद देता और बदले में उनकी भी प्रशंसा करता। जब भी कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो यूजीन उठकर उसे अपना परिचय देता और उसके हाल चाल जरूर पूछता। लेकिन जब यूजीन को अंकों की किसी श्रृंखला को या प्रयोगशाला के बाहरी गलियारे आदि को याद कर उसका वर्णन करने को कहा गया, तो डॉक्टरों को कुछ नई बातें पता चली। जैसे कि यूजीन किसी भी नई जानकारी को अधिकतम 1 मिनट से ज्यादा याद नहीं रख सकता था। यूजीन को जब उसके पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाई गई तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब स्क्वायर ने यूजीन से उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। असल में यूजीन अपनी याददाश्त खोने के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके अनुसार न तो उसे कोई चोट लगी थी, न ही उसने अपनी याददाश्त खोई थी। अतः यूजीन के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि वह अस्वस्थ है। यूजीन से मिलने के कुछ महीनों बाद स्क्वायर ने उसकी याददाश्त को परखने के लिए कुछ नए प्रयोग किए। इस दौरान यूजीन और बेवर्ली लॉस एंजल्स के समुद्र तट पर बसे प्लाया
डेल रे को छोड़कर अपनी बेटी के घर के करीब सैन डियागो में रहने चले गए। यहाँ स्क्वायर कई बार जांच के लिए उनके घर आया करते थे। एक दिन उन्होंने यूजीन से कहा कि वह अपने घर का नक्शा बनाए। यूजीन ने कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। तुम सुबह जागने के बाद घर के अन्य कमरों में कैसे जाते हो? स्क्वायर ने यूजीन से पूछा। सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम, यूजीन ने जवाब दिया। स्क्वायर अपने लैपटॉप पर यूजीन की टिप्पणियों के बारे में नोट्स बनाने लगे। इस दौरान यूजीन का ध्यान कहीं और चला गया। वह कमरे में यहां वहां देखने लगा। फिर वह उठकर गलियारे की ओर गया और शौचालय चला गया। कुछ मिनटों बाद शौचालय से फ्लश की आवाज आई और फिर नल से पानी बहने की। अपनी पतलून पर हाथ पोंछता यूजीन एक बार फिर सामने के कमरे में स्क्वायर के बगल में आकर बैठ गया और निश्चिंत होकर अगले प्रश्न का इंतजार करने लगा। उस समय इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि जो इंसान अपने घर का नक्शा तक नहीं बना पा रहा है, उसने इतनी आसानी से घर का शौचालय कैसे ढूंढ लिया। आगे चलकर यह प्रश्न और इसके जैसे कई अन्य प्रश्न हमें नए आविष्कारों के एक ऐसे रास्ते पर ले गए जिसने आदतों की शक्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदलकर रख दिया। इससे एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई जिसके चलते आज हजारों शोधकर्ता पहली बार इस बारे में शोध कर रहे हैं कि इंसान के जीवन पर आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है। कुर्सी पर बैठे यूजीन की नजर स्क्वायर के लैपटॉप पर पड़ी। यह सचमुच अद्भुत है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करता था तब इस मशीन को रखने के लिए 6 फुट के कई रैकों की जरूरत पड़ती थी। नए घर में आने के बाद कुछ सप्ताह तक बेवरली रोजाना यूजीन को बाहर टहलाने के लिए ले जाने की कोशिश करती थी। डॉक्टरों ने बेवरली को यूजीन से व्यायाम करवाने की सलाह दी थी। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि जब यूजीन दिन भर घर पर ही रहता तो पूरे दिन बेवरली से बार बार एक ही तरह के सवाल पूछता रहता, जिससे बेवरली परेशान हो जाती थी। इसलिए बेवरली रोज सुबह शाम यूजीन को टहलाने के लिए चौराहे तक ले जाती थी। वे दोनों हर रोज एक साथ उसी रास्ते से चौराहे तक पहुंचते थे। डॉक्टर ने बेवरली को यूजीन पर नजर रखने के लिए कहा था। उन्होंने बेवरली को आगाह किया था कि अगर किसी दिन यूजीन घर से निकलकर रास्ता भूल गया तो न तो वह खुद रास्ता ढूंढ पाएगा और न किसी और से मदद ले पाएगा। अचानक एक दिन सुबह सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल उस दिन यूजीन को टहलाने लेकर जाने के लिए बेवरली तैयार ही हो रही थी कि यूजीन अचानक घर के सामने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। चूंकि उसे घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने की आदत थी, इसलिए कुछ देर तक बेवरली समझ ही नहीं पाई कि यूजीन घर पर नहीं है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वह दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकली और घबराकर यूजीन को यहाँ वहां ढूंढने लगी। उसे यूजीन कहीं नजर नहीं आया। बेवरली उसे पड़ोसियों के घर ढूंढने लगी। चूंकि मोहल्ले के सारे घर एक जैसे दिखते थे, इसलिए बेवरली को शक हुआ कि कहीं यूजीन गलती से किसी पड़ोसी के घर में तो नहीं घुस गया। वह पड़ोसियों के घर जा जाकर बेसब्री से उनके दरवाजे की घंटी बजाने लगी, लेकिन यूजीन किसी पड़ोसी के घर नहीं मिला। बेवरली इतनी घबरा गई कि उसे रोना आ गया। वह दोबारा सड़क की ओर दौड़ी और रोती हुई चिल्ला चिल्ला कर यूजीन को पुकारने लगी। बेवरली के मन में तमाम बुरे ख्याल आने लगे। कहीं यूजीन ट्रैफिक में फंसकर किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। किसी के पूछने पर वह घर का पता कैसे बताएगा। यह सब सोचकर बेवरली और घबरा गई। यूजीन को ढूंढते ढूंढते 15 मिनट से ज्यादा समय हो चुका था। जब यूजीन की कोई खबर नहीं मिली तो आखिरकार बेवरली पुलिस को फोन लगाने के लिए घर की ओर दौड़ी। वह हड़बड़ी में दरवाजा खोलकर घर के अंदर आई और देखा कि यूजीन सामने वाले कमरे में आराम से बैठा टीवी पर हिस्ट्री चैनल देख रहा है। बेवरली को रोते देखकर वह हैरान रह गया। जब बेवरली ने यूजीन से पूछा कि तुम कहाँ थे, तो उसने बताया कि मैं घर से बाहर कब निकला और कहाँ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। उस समय यूजीन यह भी समझ नहीं पा रहा था कि बेवरली नाराज क्यों है। फिर बेवरली ने मेज पर पड़ा देवदार के शंकुओं का ढेर देखा। उसे याद आया कि जब वह यूजीन को बाहर ढूंढ रही थी तो ऐसा ही ढेर उसने एक पड़ोसी के आंगन में भी देखा था। उसने करीब आकर यूजीन के हाथों को देखा। उसके हाथों पर उन शंकुओं का चिपचिपा रस लगा हुआ था। बेवरली को समझ आ गया कि यूजीन उसे छोड़कर अकेले ही टहलने चला गया होगा और शायद चौराहे तक टहलने के बाद वापस आते समय यह शंकु उठा लाया होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि यूजीन सुरक्षित वापस लौट आया था। इसके बाद यूजीन रोज सुबह अकेले ही टहलने जाने लगा।
पेवरली उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन ये कोशिश बेकार साबित हुई। पेवरली बताती है कि मैं यूजीन को घर के अंदर रहने के लिए कहूँ, तब भी वह कुछ मिनटों बाद यह बात भूल जाता था। कई बार तो मैंने इस डर से उसका पीछा भी किया कि कहीं वह खो न जाए, लेकिन वह हर बार सुरक्षित लौट आता था। कभी वह देवदार के शंकु तो कभी पत्थर उठा लाता था। एक बार तो वह रास्ते पर पड़ा किसी का बटुआ उठा लाया, और इसी तरह एक बार वह कुत्ते का पिल्ला उठा लाया था। पर यूजीन को कभी याद नहीं रहता था कि ये सब चीजें कहां से आईं। जब स्क्वायर और उसके सहायकों को यूजीन के सैर सपाटे के बारे में पता चला तो वे सब हैरान रह गए। अब उन्हें संशय होने लगा कि यूजीन के दिमाग में उसकी चेतन स्मृति के अलावा कुछ और भी है जो सक्रिय है। उन्होंने एक नए प्रयोग का नमूना तैयार किया। फिर स्क्वायर का एक सहायक यूजीन के घर आया और उसने यूजीन को अपने मोहल्ले का नक्शा बनाने के लिए कहा। यूजीन ऐसा नहीं कर पाया। फिर उसने यूजीन को उसके मोहल्ले का एक नक्शा दिखाया और उससे अपना घर अंकित करने को कहा। यूजीन कुछ देर तक तो आड़ी तिरछी लकीरें खींचता रहा, फिर वह भूल गया कि उसे क्या करने के लिए कहा गया था। पूछा। फिर जब सहायक ने उससे पूछा कि घर में रसोई किस तरफ है, मैं नहीं जानता। यूजीन ने कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या करते हो यूजीन? सहायक ने एक और सवाल पूछा।